कैंसर, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मन में एक डर सा बैठ जाता है ना। लेकिन क्या हो अगर हम इसे सिर्फ एक डरावनी बीमारी की तरह ना देखें, बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरह समझें। चलिए इस पूरी कहानी को ना एकदम शुरू से समझते हैं, बिल्कुल हमारे अपने शरीर के काम करने के तरीके से। कभी सोचा है कि जब हमें चोट लगती है, मान लीजिए हाथ पर कोई कट लग गया या कहीं छिल गया, तो वो घाव हमेशा वैसा ही तो नहीं रहता, ठीक है ना? कुछ ही दिनों में वो भर जाता है, स्किन वापस आ जाती है। ये होता कैसे है? या फिर जब हम पैदा हुए थे तो कितने छोटे से थे और आज इतने बड़े हो गए? इस ग्रोथ के पीछे क्या है? इन दोनों ही सवालों का जवाब एक ही है, कोशिका विभाजन, यानी कि सेल डिवीजन। तो ये जो सेल डिवीजन है ना, यही हमारे शरीर के बढ़ने और खुद को ठीक करने, मतलब ग्रोथ और मेंटेनेंस दोनों के लिए ज़रूरी है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पुरानी या खराब हो चुकी सेल्स की जगह नई सेल्स ले लेती हैं। और मज़े की बात यह है कि यही प्रोसेस हमारी ज़िंदगी की 3 अलग अलग अवस्थाओं को भी तय करता है। इस स्लाइड को देखिए, ये हमारी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब है। बचपन में शरीर तेजी से बढ़ता है, इसलिए नई कोशिकाएं बनने की रफ्तार मरने वाली कोशिकाओं से कहीं ज्यादा होती है। फिर आती है वयस्कता, मतलब अडल्टहुड। यहां एक बैलेंस बन जाता है, जितनी कोशिकाएं बनती हैं लगभग उतनी ही मरती हैं। और फिर बुढ़ापे में ये तराजू पलट जाता है, नई कोशिकाएं कम बनती हैं और पुरानी ज्यादा मरती हैं, और इसी को हम एजिंग कहते हैं। अब जरा सोच के देखिए, अगर हमारे शरीर का विकास कभी रुकता ही नहीं, मतलब बचपन वाली रफ्तार से ही हम बड़े होते रहते, तो क्या होता? अरे भाई, 20 साल की उम्र तक तो हम कोई 60 फुट के हो जाते। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी कोशिकाओं का बढ़ना 2 बहुत जरूरी नियमों पर चलता है। पहला, ये कंट्रोल्ड होता है, और दूसरा, ये तभी होता है जब इसकी जरूरत हो। और बस यहीं पर कैंसर की सबसे सीधी, सबसे सरल परिभाषा छुपी है। कैंसर तब होता है जब शरीर की कुछ कोशिकाएं इन 2 सबसे जरूरी नियमों को तोड़ देती हैं। वो बागी हो जाती हैं, वो बिना किसी कंट्रोल के और बिना किसी जरूरत के बस बढ़ती चली जाती हैं, अपनी संख्या बढ़ाती चली जाती हैं। तो कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड और अननेसेसरी सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कोशिकाएं बागी हो गई हैं और नियम तोड़ रही हैं। लेकिन जब ऐसा होता है तो शरीर पर इसका असर क्या होता है? इसके संकेत क्या हैं? चलिए देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। अब सोचिए, इन सेल्स को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे रॉकेट की स्पीड से बढ़ना है। और इस काम के लिए उन्हें एनर्जी भी तो उतनी ही लगेगी ना। मतलब ये बेइंतहा भूखी होती हैं, इन्हें बहुत बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा आती कहां से है? ये ना बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। एक चीज गिरी तो सब गिरता चला गया, क्योंकि कैंसर कोशिकाओं को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो वो शरीर की अच्छी सेहतमंद कोशिकाओं के हिस्से का खाना और न्यूट्रिएंट्स भी छीनना शुरू कर देती हैं। इसका नतीजा, जो हेल्दी सेल्स हैं वो कमजोर होने लगती हैं और पूरे शरीर का वजन तेजी से गिरने लगता है। तो इस पूरी कहानी से 2 बड़े संकेत, या कह लें कि रेड फ्लैग्स सामने आते हैं। पहला, क्योंकि कोशिकाएं लगातार बढ़ रही हैं तो वो एक जगह इकट्ठा होकर गांठ या ट्यूमर बना सकती हैं। और दूसरा, क्योंकि वो शरीर की सारी एनर्जी खींच रही हैं तो बिना किसी डाइटिंग या एक्सरसाइज के भी शरीर का वजन अचानक से और बहुत ज्यादा कम होने लगता है। हमने ये तो समझ लिया कि कैंसर क्या है और इसके संकेत क्या हैं। पर अब सबसे बड़ा सवाल कि ऐसा होता ही क्यों है? कौन है इसके पीछे के विलेन? वो कौन सी चीजें हैं जो इन सीधी साधी कोशिकाओं को बागी बनने पर मजबूर कर देती हैं? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, कई सारे अपराधी हो सकते हैं। लंबे समय तक चलने वाला स्ट्रेस, स्मोकिंग, सूरज की खतरनाक यूवी किरणें, एक्सरे, और यहाँ तक कि हमारे खाने और पानी में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक्स जैसे पॉल्यूटेंट्स भी हमारी कोशिकाओं को अंदर से नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, ऐसे केमिकल्स के लिए एक खास शब्द है, कार्सिनोजन। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कैंसर पैदा कर सकती है। इसका एक बहुत आम सा उदाहरण है खाने में इस्तेमाल होने वाले प्रिजर्वेटिव्स, जो पैकेट वाले खाने को ताज़ा तो रखते हैं लेकिन हमारे शरीर के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और हाँ, स्मोकिंग को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि निकोटीन से कैंसर होता है। नहीं, निकोटीन तो वो केमिकल है जो इसकी लत लगाता है, एडिक्शन करवाता है। असली जहर तो वो हजारों दूसरे खतरनाक केमिकल्स हैं जो उस धुएं के साथ निकोटीन के पीछे पीछे शरीर में घुस जाते हैं। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर।
ये सारे बाहरी दुश्मन, चाहे वो सिगरेट का धुआं हो या सूरज की किरणें, ये सेल के अंदर घुसकर आखिर ऐसा करते क्या है कि सेल बागी हो जाती है। देखिए, हर सेल के अंदर ना उसका एक, समझ लीजिए, इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, एक ब्लूप्रिंट। इसे हम डीएनए कहते हैं। यही डीएनए सेल को बताता है कि उसे क्या करना है, कब बढ़ना है, कब रुकना है। और ये जितने भी बाहरी अपराधी हैं ना, ये सीधा इसी डीएनए पर हमला करते हैं। तो जब भी डीएनए को चोट लगती है तो हमारा शरीर एक मैकेनिक की तरह उसे फौरन ठीक करने में जुट जाता है। लेकिन सोचिए, अगर बार बार लगातार एक ही जगह चोट लगती रहे तो एक पॉइंट पर बेचारा मैकेनिक भी तो थक जाएगा ना। शरीर का रिपेयर सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और तब डीएनए में एक ऐसा परमानेंट बदलाव आ जाता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसी बदलाव को कहते हैं म्यूटेशन। और बस यहीं से शरीर में दो तरह की कोशिकाएं हो जाती हैं। एक हमारी अपनी शरीफ कोशिका, जो शरीर के बनाए सारे नियम मानती है, टीम की तरह काम करती है, और दूसरी ये बागी, म्यूटेट हुई कोशिका, जिसका ब्लूप्रिंट ही बदल चुका है। अब वो शरीर के खिलाफ ही जंग छेड़ लेती है। अब इस बागी सेल का बस एक ही मकसद है, एक ही जुनून, कि बस अपनी तादाद बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। एक पूरी फौज खड़ी कर दो जिसे हम ट्यूमर कहते हैं, और इस फौज को पालने के लिए शरीर के सारे रिसोर्स, सारी एनर्जी चुरा लो। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा म्यूटेशन पूरे सिस्टम को हाईजैक कर सकता है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। असल में कैंसर की लड़ाई शरीर की अपनी ही कोशिकाओं की अपने ही खिलाफ जंग है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें शरीर का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को ही खत्म करने पर तुल जाता है। शायद शरीर की सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि खुद अपने ही अंदर होती है।